बच्चों आज हमारे पास जो है वो लेक्चर 5 का पार्ट नंबर 3 है। हम प्रॉपर्टीज ऑफ वेव जो है वो स्टडी कर रहे हैं। बच्चों आज की प्रॉपर्टी है हमारे पास डायफ्रैक्शन ऑफ वेव। इससे पहले जो है बच्चों हम रिफ्लेक्शन ऑफ वेव पढ़ चुके हैं। इसके बाद सेकंड में हमने रिफ्रैक्शन ऑफ वेव पढ़ी और आज हमारे पास तीसरी और आखिरी प्रॉपर्टी है बच्चों डायफ्रैक्शन ऑफ वेव। पहले बच्चों अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डायफ्रैक्शन क्या होता है? It is the bending and spreading of wave as they pass through a narrow slit or move around an obstacle। कहता है बच्चों कि ये वेव की वो खासियत है जब वेव किसी रुकावट के पास से गुजरती है या किसी स्लिट में से गुजरती है। अब बच्चों स्लिट क्या होता है? स्लिट किसी किस्म की नैरो ओपनिंग होती है, जैसे कमरे के अंदर मौजूद एक दरवाजा एक स्लिट की तरह काम करता है। तो इसी तरह जो है अगर वेव के रास्ते पे कोई ऐसी ओपनिंग रख दी जाए जिसमें से वेव गुजर सके तो उसको हम स्लिट कहते हैं। तो कहता है बच्चों कि उस स्लिट में से गुजरने के लिए वेव्स का बेंड होना और उस स्लिट के गिर्द जो है वो स्प्रेड हो जाना, इस अमल को जो है हम डायफ्रैक्शन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हम एक और तरीके से कर सकते हैं बच्चों, द स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स व्हेन दे पास थ्रू अ स्लिट और मूव अराउंड एन ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। स्लिट में से गुजरने के बाद वेव का स्प्रेड हो जाना और इस तरह जो है वो फैल जाना, आगे की तरफ चले जाना ऑब्स्टेकल के, रुकावट के, उसको जो है हम डायफ्रैक्शन कहते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों डायफ्रैक्शन होती कब है। डायफ्रैक्शन के लिए जरूरी चीज क्या है? दिस बिहेवियर कैन बी इजीली ऑब्जर्व्ड इन वाटर वेव्स व्हेन दे एनकाउंटर ओपनिंग ऑफ डिफरेंट साइजेस। डायफ्रैक्शन के लिए जरूरी है कि आपके पास वाटर वेव्स हो और दूसरी बात जरूरी है कि वो किसी ओपनिंग में से गुजरे, किसी स्लिट में से गुजरे। अच्छा बच्चों हम देखते हैं कि व्हेन डायफ्रैक्शन अकर्स, डायफ्रैक्शन कब होती है? तो डायफ्रैक्शन के जरूरी क्या है बच्चों? दिस बिहेवियर कैन बी इजीली ऑब्जर्व्ड इन वाटर वेव्स व्हेन दे एनकाउंटर ओपनिंग ऑफ डिफरेंट साइजेस। कहता है इसके लिए एक तो हम चूंकि वेव्स पढ़ रहे हैं, वाटर वेव्स पढ़ रहे हैं, वाटर वेव्स का आना जरूरी है और दूसरा वो वाटर वेव जो है वो किसी स्मॉल ओपनिंग से गुजरनी जरूरी है। तो इसके अंदर बच्चों तीन तरह की कंडीशन आपकी बुक में डिस्कस की है जिसको हम बारी बारी देखते हैं। पहली कंडीशन बच्चों ये है कि व्हेन द साइज ऑफ द स्लिट इज वाइडर देन द वेवलेंथ। अब जो वाटर वेव्स आ रही हैं उनकी जो वेवलेंथ है, अगर स्लिट का साइज उससे ज्यादा बड़ा हो, यानी कि जिसमें वेव जहां से वाटर वेव ने गुजरनी है वो ओपनिंग बहुत खुली हो, तो उससे क्या होगा बच्चों? द वेव पास मोस्टली स्ट्रेट थ्रू विद ओनली स्लाइट बेंडिंग एट एजेस। मिसाल के तौर पे बच्चों ये हमारे पास वाटर वेव्स हैं और ये जो रेड कलर में है ये है स्लिट। तो इसमें जो है वो वाटर वेव जो है, स्लिट जो है वाटर वेव से ज्यादा बड़ी है, इसकी ओपनिंग ज्यादा है। उससे क्या होगा कि वेव सीधी गुजर जाएगी जहां से पीछे से आ रही है, लेकिन सिर्फ जो है वो एजेस से जो है वो थोड़ी थोड़ी बेंड होंगी जो कि स्लिट की ओपनिंग की वजह से हुई है। ठीक है, डायफ्रैक्शन की ओपनिंग की वजह से हुई है। दूसरी कंडीशन है बच्चों, इफ द स्लिट इज नियरली इक्वल टू द वेवलेंथ। अब अगर जो है ओपनिंग और वाटर वेव का साइज दोनों एक दूसरे के बराबर हो तो उससे क्या होगा कि जो है the wave spread out more and appear almost circular। वेव ज्यादा फैलेंगी और वो जो है वो सर्कुलर जो है वे में फैलेंगी। पहले एग्जांपल में जो है वेव स्ट्रेट थी, सिर्फ उसके जो एजेस हैं वो सर्कुलर है। इस एग्जांपल में जो है वेव जो है उसकी नेचर भी जो है वो सर्कुलर हो जाएगी। ठीक है, और तीसरी बच्चों एक मिसाल है व्हेन द साइज ऑफ द स्लिट इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ। अब अगर स्लिट का साइज जो है वो वाटर वेव से छोटा हो जाए, पहली कंडीशन में स्लिट का साइज वाटर वेव से बड़ा था, दूसरी कंडीशन में स्लिट और वाटर वेव का साइज आपस में बराबर है। अब तीसरी कंडीशन है कि अगर स्लिट का साइज वाटर वेव से छोटा हो जाए तो क्या होगा कि वाटर वेव उस रास्ते से गुजरने के लिए पहले बेंड होगी और बेंड होने के बाद वो एक्सपेंड करेगी। ठीक है, तो इसमें जो है जो हमारे पास वाटर वेव बनेगी वो मोर सर्कुलर होगी, ज्यादा जो है वो क्या कहते हैं उसके अंदर बेंड आएगा और इस तरह वो ज्यादा फैलेगी। कहते हैं बच्चों द वेव शो मैक्सिमम डायफ्रैक्शन। इस तरीके से वेव जो है मैक्सिमम डायफ्रैक्शन का शो करेगी, फॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग सर्कुलर पैटर्न। उस तरीके से जो हमारे पास वेव का पैटर्न बनेगा वो भी ज्यादा सर्कुलर होगा। अच्छा बच्चों, अब इसका क्या रिजल्ट क्या निकलता है? ये जो हमने तीन कंडीशन पढ़ी है कि जब हमारे पास स्लिट का साइज वेव के साइज से ज्यादा है तो बेंडिंग इंतहाई मिनिमम है। जब स्लिट का साइज जो है वो इसके साइज वेव के साइज के बराबर है तो बेंडिंग है और स्प्रेडिंग भी है, और जब स्लिट का साइज है वेव के साइज से इंतहाई छोटा है तो बेंडिंग भी ज्यादा है और स्प्रेडिंग भी ज्यादा है। तो कहता है बच्चों दिस शोज दैट अमाउंट ऑफ डायफ्रैक्शन इंक्रीजेस व्हेन द साइज ऑफ द स्लिट इज क्लोजर टू और स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द वेव। यानी सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन
या तो उसके बराबर हो या जो है वो उससे छोटा हो। तो उससे क्या होता है कि जैसे जैसे साइज छोटा होता रहता है वैसे वैसे जो है डायफ्रैक्शन का अमल जो है वो ज्यादा होता रहता है। अब बच्चों इसकी एक और मिसाल हमारे पास जो है वो रियल लाइफ एग्जांपल है। ये तो हमने बटर वेव के अंदर देखी, इसी तरह जो है ये साउंड वेव में भी होती है। मिसाल के तौर पे कहता है बच्चों के एक दीवार के पीछे खड़े हुए शख्स की आवाज हम तक कैसे आ जाती है, हालांकि वो हमारी डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में नहीं होता। तो उस वो भी आवाज का आना जो है वो इसी डायफ्रैक्शन के अमल की वजह से होता है। तो कहता है बच्चों कि व्हाई वी कैन हियर समवन स्पीकिंग इवन ही इज बिहाइंड अ वॉल, हमें किसी शख्स की आवाज दीवार के पीछे से कैसे आ सकती है। This happened because sound wave which have long wavelength diffracts around the corner and obstacle। कहता है कि साउंड वेव जो है उसके अंदर भी डायफ्रैक्शन का अमल होता है। तो वो ओपनिंग से, दरवाजे की ओपनिंग से जो है वो आवाज निकलती है और दीवार के साथ जो है बेंड होकर दूसरी तरफ चले जाती है, allowing the sound to reach us even without a direct line of sight। के आवाज जो है हमारे तक आ जाती है, हालांकि वो शख्स जिसकी आवाज हम सुन रहे हैं वो हमारे बिल्कुल सामने नहीं होता। तो ये बच्चों हमारा जो है एक आसान सा टॉपिक था डायफ्रैक्शन ऑफ वेव। इस टॉपिक के अंदर जो है बच्चों हमने प्रॉपर्टीज ऑफ वेव डिस्कस की हैं, जिसके अंदर जो है हमने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन को जो है वो स्टडी किया। तो यहाँ पे बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 5 जो है वो खत्म होता है आज।